जुले, जोहार, वड़क्कम, नमस्कार। प्रौध या पूंजीवाद, इसकी चर्चा शुरू करें इसके पहले आपको एक पूंजीपति से मिलवाता हूं। ठीक यही सोच पूंजीपतियों की भी है। एक चीज का इस्तेमाल हुआ नहीं कि दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चीज के लालच वाली पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत 1760 के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के समय से माना जाता है। इसी पूंजीवादी लालच ने अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच लोगों को दुनिया के देशों को गुलाम बनाने और शोषण करने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्य से शोषण का यह सिलसिला आज भी जारी है। पूंजीवादी व्यवस्था जिसका गुण गाते हुए बिके हुए अर्थशास्त्री थकते नहीं हैं, अगर आप आंकड़ों में देखें तो पाएंगे कि पिछले 265 वर्षों में पूंजीवादी व्यवस्था ने धन दौलत की चकाचौंध और विलासिता कुछ लोगों के लिए ही उपलब्ध कराया है और दुनिया की बड़ी आबादी के हिस्से आया है भूख, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, कुपोषण, उजड़ते जंगल, सूखती और दूषित होती हुई नदियाँ, केमिकल्स के दुष्प्रभाव वाले फूड आइटम्स, इनसे जन्म लेती नित नई बीमारियाँ और इन सब के साथ साथ हवा और पानी। प्रकृति ने शुद्ध हवा और पानी तो हमें मुफ्त में दिया, लेकिन बेतरतीब पूंजीवादी विकास ने जीवन के लिए अमूल्य हवा और पानी को भी बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। अमीर तो एयर और वाटर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग इसी प्रदूषित हवा और पानी के साथ जीने के लिए अभिशप्त हैं। यह पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण की एक झलक मात्र है। 2009 में आई जेम्स कैमरॉन की मूवी अवतार पार्ट 1 आपको याद होगा, जिसमें एक रेयर मिनरल के लिए पृथ्वी के लोग शांति और प्रकृति के साथ सुंदर को एग्जिस्टेंस में रह रहे पैंडोरा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर देते हैं। आज यही स्थिति पृथ्वी रूपी पैंडोरा की भी हो गई है। दुनिया की ऑक्सीजन फैक्ट्री, अमेजन के जंगल हो या दुनिया भर के जंगल, अरावली हिल्स हो या वेस्टर्न घाट, ब्रह्मपुत्र, गंगा या नील नदी का पानी हो या समुद्र या आसमान, हर जगह हर संसाधन पर पूंजीपतियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि क्या यह दुनिया और इस पे उपलब्ध संसाधन कुछ पूंजीपतियों के लिए ही हैं या इस पर हम विश्व के 800 करोड़ लोगों का भी कोई हक और हिस्सेदारी है। अभी कुछ दिनों पहले ही आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 तो यही बताती है कि दुनिया चंद लोगों की ही जागीर है। इसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार 10% लोगों की आमदनी बाकी बचे हुए 90% लोगों की आमदनी से अधिक है और सबसे आश्चर्यजनक कि सिर्फ 60,000 लोगों की संपत्ति दुनिया की आधी आबादी यानी कि 400 करोड़ लोगों की संपत्ति से 3 गुना अधिक है और कमोबेश यही स्थिति भारत की भी है। भारत दुनिया के सबसे अनइक्वल देशों में एक है, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। 10% लोगों का भारत की संपदा के 65% हिस्से पर कब्जा है, तो सिर्फ 1% लोगों ने 40% नेशनल वेल्थ पर कब्जा जमा रखा है। तो शोषण वाली पूंजीवादी व्यवस्था से एक बेहतर विश्व की कल्पना करना ही बेमानी है। ऐसे में राम बाण इलाज अगर कुछ है तो वह है महान सामाजिक आर्थिक चिंतक
श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा दिया गया सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी यानी कि प्रौत, जो प्रॉफिटियरिंग की जगह बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करता है, पर कैपिटा इनकम के भ्रामक आंकड़ों की जगह परचेजिंग कैपेसिटी की बात करता है। आज पूंजीवादी व्यवस्था में जहां रोजगार लगातार कम होते जा रहे हैं, वहीं प्रौत की अर्थव्यवस्था में 100% रोजगार, जी हाँ आपने सही सुना, 100% एम्प्लॉयमेंट बहुत ही सहजता से उपलब्ध कराया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड और प्रॉफिट के लालच वाली पूंजीवादी व्यवस्था के ठीक विपरीत प्रौत के डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाकर व्यक्तिगत समृद्धि और कलेक्टिव वेलफेयर का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। बस एक छोटी सी शर्त है, और वह शर्त है प्रौत फिलॉसफी को समग्रता में अपनाना। यूं तो प्रौत फिलॉसफी अपने आप में बहुत विस्तार में है, लेकिन प्रौत के इकोनॉमिक मॉडल के कुछ जो मुख्य बिंदु हैं, उनकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। प्रौत के इकोनॉमिक मॉडल के अनुसार पूरी इकोनॉमी 3 हिस्सों में बटी होगी। पहला, की इंडस्ट्रीज, जिसमें सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, कॉटन आदि होंगे। इनके साथ ही वो इंडस्ट्रीज होंगे जो हैवी इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं, लाइक रेलवेज, शिपिंग, एयरवेज आदि। प्रौत की अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम इकोनॉमी मिडिल साइज में होगा, मिड सेगमेंट में होगा, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव्स के माध्यम से चलाए जाएंगे। और तीसरा होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चलाया जाएगा। इसके बाद दूसरी विशेषता है बैलेंस्ड इकोनॉमी, जो कि एग्रीकल्चर, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीको इंडस्ट्रीज, नॉन एग्रो इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जॉब्स में बांटा हुआ है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज भारतवर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर में 50 से 60% लोग लगे हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों में आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन प्रौत की अर्थव्यवस्था का बैलेंस्ड इकोनॉमी कहता है कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर में 30 से 40% लोग ही होने चाहिए। वैसे यहाँ मैं यह भी याद दिला दूँ कि यह भी वेरिएबल है, क्योंकि अगर हम गल्फ की बात करें, जहाँ खेती योग्य भूमि नहीं है, तो वहाँ फिर ये 30 से 40% का आंकड़ा अप्लाई नहीं होता है। लेकिन प्रौत अपने 16वें सूत्र में कहता है कि देश, काल और पात्र के हिसाब से हमको एक एडजस्टमेंट, एक सामंजस्य करना होगा, तो वहाँ के अनुसार चीज़ें बदलेंगी। लेकिन एक जो ब्रॉड प्रिंसिपल है वो यही है कि एग्रीकल्चर में 30 से 40%, फिर एग्रो, एग्रीको, नॉन एग्रो, ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉब्स के अंदर बंटवारा होगा, जिसके कारण ये जो बार बार प्रौत के कार्यकर्ता कहते हैं कि 100% रोजगार इसी कारण देना संभव है कि सारे सेगमेंट्स में जब हम प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 100% रोजगार उपलब्ध कराना बहुत ही सहज और आसान होगा। पूंजीवादी व्यवस्था के सेंट्रलाइज्ड मॉडल के ठीक विपरीत प्रौत की इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पे काम करती है, और इस डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के 5 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है एक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, यानी कि समाज के अंदर उपलब्ध संसाधन या रिसोर्सेज स्थानीय लोगों के कंट्रोल में होंगी। अभी अरावली हिल्स का एक इशू चल रहा है, इसमें सरकार पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान के लोगों की कोई भूमिका नहीं है। जबकि अरावली हिल्स के लिए किसी भी निर्णय में हरियाणा और राजस्थान के लोगों की सहमति सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि उत्पादन उपयोग के लिए, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए। जैसे जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता कम होने की खबरें या नहीं होने की खबरें हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन डिओड्रेंट जैसे लग्जरी गुड्स
ईजिली अवेलेबल होते हैं। तीसरा सिद्धांत है कि प्रउत के इकोनॉमिक मॉडल में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव्स के थ्रू चलाए जाएंगे। और चौथा प्रिंसिपल कहता है कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देनी होगी। और पांचवा प्रिंसिपल कहता है कि एक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के अंदर जब तक वह सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंट ना हो जाए, दूसरे सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के प्रोड्यूस सामान को वहाँ पे हम प्रश्रय नहीं देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सेंट्रलाइज्ड होने के कारण टॉप टू बॉटम फंक्शन करती है, तो इसके ठीक विपरीत प्रउत की अर्थव्यवस्था डिसेंट्रलाइज्ड होने के कारण बॉटम टू टॉप की ओर चलती है। और इसमें जो डेवलपमेंट की पहली इकाई है वह है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट प्लानिंग करते समय भी हमें 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना है। पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम जो भी प्रोड्यूस करें, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें इनपुट कॉस्ट जितना कम या रिजनेबल होगा, हमारा जो प्रोड्यूस्ड या फर्निश्ड गुड होगा उसकी कॉस्टिंग भी रिजनेबल होगी। दूसरा, प्रोडक्टिविटी। कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री यदि हम लगा रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह अंडर यूटिलाइज्ड या ओवर यूटिलाइज्ड ना हो। तीसरा है परचेजिंग कैपेसिटी। हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम ध्यान रखें कि उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़रूर हो कि स्थानीय लोग उसे परचेज कर सकें। और चौथा फैक्टर है कलेक्टिव नेसेसिटी, यानी कि हमें जीवन रक्षक चीज़ों को पहली प्राथमिकता देनी होगी, उसके बाद फिर सेमी लग्जरी चीज़ों का नंबर आएगा और उसके बाद फिर लग्जरी गुड्स का नंबर आएगा। तो अगर प्रउत के ये जो 4-5 विशेषताओं की ही मैंने बात की, जिसमें 3 टियर इकोनॉमी, बैलेंस्ड इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और ब्लॉक लेवल प्लानिंग, तो अगर प्रउत के दर्शन को समग्रता में अपनाया जाए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम मानवता के लिए एक नया इतिहास, एक नया चैप्टर प्रउत दर्शन के माध्यम से लिख सकते हैं। कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और कैपिटलिज्म अपने लास्ट स्टेज में है। दुनिया की सभी बड़ी इकोनॉमीज कर्ज के भारी बोझ से दबी हुई हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक रफ्तार सुस्त होती जा रही है। ऐसे में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की कोई एक बड़ी घटना या दुर्घटना कैपिटलिज्म को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। समय आ गया है कि दुनिया भर के अर्थशास्त्री और सरकारें पूंजीवाद का दामन छोड़कर प्रउत फिलॉसफी को समग्रता में अपनाएं और दुनिया को शोषण से मुक्त एक बेहतर और खूबसूरत दुनिया बनाएं। नया साल आने वाला है और इसमें मेरी विनम्र गुजारिश है कि आप रेजोल्यूशन लें कि आप नए साल में प्रउत को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रउत को आंदोलन के रूप में खड़ा करने में मदद करेंगे। आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।